ये कहानी एक गोरिल्ला की सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी दास्तान जिसमें एक गोरिल्ला अपनी आजादी की लड़ाई लड़ता है। और अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। कहानी शुरू होती है बिग टॉप मॉल में, जहां मैक एक छोटा सा एनिमल सर्कस चलाता था। इसी सर्कस का स्टार परफॉर्मर था इवान, एक गोरिल्ला जो पिछले 20 साल से यहाँ शो कर रहा था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी डरावनी एंट्री देखने आते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि इवान बिल्कुल भी डरावना नहीं था। वो बेहद शांत, समझदार और अकेला रहने वाला गोरिल्ला था। बस शो के लिए उसे गुस्सैल बनना पड़ता था। मैक शो शुरू करता है और सबसे पहले आता है हेनरिएटा, दी स्मार्ट चिकन, जिसका दिमाग ट्यूबलाइट की स्पीड से काम करता था और जो बेसबॉल खेलने में माहिर थी। फिर एंट्री होती है फ्रैंकी नाम के एक सील की, जो अपनी नाक पर बॉल बैलेंस कर सकता था, लेकिन बेचारा हमेशा डरा डरा रहता। उसे अपनी काबिलियत पर ही शक रहता था। इसके बाद आते हैं दो पुराने परफॉर्मर, स्टेला, एक बुजुर्ग एलिफेंट, और साथ में स्नीकर, एक छोटा सा पूडल। दोनों मिलकर बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस देते हैं। शो में एक रैबिट भी था जो छोटा सा फायर ट्रक चलाता, और ये देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़ते थे। और अब शो के हेडलाइनर इवान की बारी आती है। लोग उसका गुस्सा देखने के लिए बेचैन रहते और इवान मजबूरी में दहाड़ता, गुस्सा दिखाता और अपनी भूमिका निभाता। शो खत्म होते ही इवान अपनी केज में लौटता है, जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त इंतजार कर रहा होता है, बोब, एक आवारा कुत्ता जो खुद शो का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन हमेशा इवान के पास रहता था। गार्ड केस्टेलो उसे निकालने की कोशिश भी करता, लेकिन इवान की एक दहाड़ केस्टेलो को डरा देती और बोब बच जाता। हर रात जूलिया, जॉर्ज की बेटी, इवान के पास आती। वो एक छोटी आर्टिस्ट थी और इवान की स्केच बनाती रहती। इवान भी जूलिया को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो उसे समझती थी। उस रात जूलिया को लेकर मैक और जॉर्ज भी आ जाते हैं। मैक जूलिया को पैसे देता है ताकि वो क्रेयंस खरीद सके, लेकिन मैक का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि शो अब पहले जैसा नहीं चल रहा था। मॉल में भीड़ कम होती जा रही थी और मैक की आमदनी लगभग खत्म। उस रात इवान को नींद नहीं आती। वो स्टेला से कहता है, पहले हजारों लोग हमें देखने आते थे, अब कोई नहीं आता। क्या मैं कम गुस्सैल दिखता हूँ? लोग हमेशा गोरिल्ला को गुस्से में ही क्यों देखना चाहते हैं? स्टेला गहरी सांस लेकर कहती है, इंसान अजीब होते हैं, उन्हें तमाशा चाहिए, एहसास नहीं। इवान फैसला करता है वो शो को फिर से हिट करके रहेगा। अगले दिन से इवान और भी ज्यादा एग्रेसिव एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं बढ़ती। उधर जूलिया इवान को अपने पुराने क्रेयॉन्स दे जाती है ताकि वो कुछ नया ड्रॉ कर सके। उस रात इवान एक छोटा सा बीटल देखता है और उसकी ड्रॉइंग बनाता है। बोब समझ नहीं पाता ये क्या बना है भाई, पर सुबह जूलिया वो ड्रॉइंग देखकर झट समझ जाती है, इट्स अ बीटल। और इवान को पहली बार एहसास होता है एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट को समझ सकता है। अगली सुबह जब मैक मॉल में आता है, वो देखता है कि माइक अपनी गेमिंग शॉप बंद कर रहा है। बिजनेस नहीं चल रहा, मैं जा रहा हूँ। मैक को जैसे अंदर से झटका लगता है। उसे डर है कि कहीं अगला नंबर उसके सर्कस का ना आ जाए। अगले दिन बोब स्नीकर के रूम में उसका बचा हुआ खाना खा रहा होता है। स्नीकर उसे बताता है, आज शो नहीं होगा, मैक एक नया जानवर लेने गया है। बोब ये सुनकर जैसे पागल हो जाता है, वाह, हमारे शो में नया मेंबर आने वाला है। थोड़ी देर बाद ट्रक मॉल में आ जाता है, जिसमें मैक नया एनिमल लेकर आया था, लेकिन जो भी अंदर था बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर मैक स्टेला को साथ लेकर ट्रक में जाता है और जैसे ही स्टेला उस जानवर को बाहर निकालती है, सभी की आंखें चमक उठती हैं। वो एक क्यूट बेबी एलिफेंट थी। मैक ने उसका नाम रखा रूबी। हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि बेबी एनिमल देखने लोग खुद ब खुद खींचकर चले आएंगे। मैक को यकीन था रूबी शो को फिर से हिट बना देगी। सिर्फ एक को छोड़कर इवान को नहीं समझ आता कि एक बच्ची हाथिनी शो कैसे बदल देगी। उसी रात रूबी इवान के पास आती है, क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो? मुझे बेड टाइम स्टोरीज बहुत पसंद है। लेकिन इवान उससे सीधे मुंह बात नहीं करता क्योंकि अब शो की नई हेडलाइनर वही बनने वाली थी। अगले दिन इवान जितना भी गुस्सा दिखाए, भीड़ अब उसे देखने नहीं आती। हर कोई सिर्फ रूबी को देखना चाहता था और जैसे ही रूबी स्टेज पर आती, लोग तालियों से स्वागत करते। उसकी मासूमियत, उसकी चाल सबको दीवाना बना देती। इवान ये सब देखकर उदास हो जाता है तो बोब उसे समझाता है, बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते इवान, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम ही शो के स्टार बनोगे। शो के बाद जूलिया रूबी से मिलने आती है, लेकिन वह देखती है कि स्टेला अपने एक पैर पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। वो तुरंत अपने पिता जॉर्ज को बताती है। जॉर्ज और मैक मिलकर स्टेला की जांच करते हैं, पर उन्हें भी समझ नहीं आता कि दिक्कत है क्या। मैक अंदाजा लगाता है, शायद इन्फेक्शन है, कल वेट को बुलाऊंगा, आज रात तुम इसे खाने में एस्पिरिन मिलाकर दे देना। रात में स्टेला रूबी को नहलाती है, फिर उसे सोने से पहले एक स्टोरी सुनाती है। इवान भी अपने केज से बाहर आकर सुनने लगता है। स्टेला कहती है, जब मैं छोटी थी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में रहती थी। एक दिन पानी खोजते हुए मैं एक गड्ढे में गिर गई, मैं फंस गई थी। तभी एक छोटी लड़की ने मेरी आवाज सुनी और गांव वालों को बुलाकर मुझे बचाया। बोब को यकीन ही नहीं होता, क्या इंसानों ने मदद की थी? स्टेला मुस्कुराकर कहती है, हर इंसान बुरा नहीं होता बोब। रूबी मासूमियत से पूछती है, आंटी स्टेला, जंगल में तो सभी
सभी जानवर आजाद होते हैं, क्या हम कभी आजाद होंगे? स्टेला कहती है, इस शहर में बहुत से जूज हैं जहाँ जानवर खुले में आजादी और शांति से रहते हैं। एक दिन हम भी वहाँ होंगे। रूबी सो जाती है, लेकिन उसकी बातों से इवान का दिल भारी होने लगता है। अगले दिन मैक सबको शो के लिए तैयार होने को कहता है, पर जॉर्ज बताता है स्टेला परफॉर्म नहीं कर सकती, उसकी हालत बहुत खराब है। मैक जल्दी फैसला लेता है, आज रूबी अकेले शो करेगी। रूबी ये सुनकर डर जाती है। स्टेज पर जाने की बारी आती है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। इवान उसे हिम्मत देता है, बाहर बहुत से बच्चे तुम्हें देखने आए हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, डरो मत। रूबी ओके कहती है और स्टेज पर चली जाती है। लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं और रूबी डर भूलकर सबको नमस्ते करती है। अब उसका डर भी खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टेला की हालत और बिगड़ती जा रही थी। रात में रूबी सो नहीं पा रही थी तो इवान उसे एक कैरेट की ड्राइंग बनाकर देता है, क्योंकि रूबी को गाजर बहुत पसंद थी। रूबी मुस्कुरा देती है, लेकिन इवान उसे चेतावनी देता है, किसी को मत बताना कि मैं ड्राइंग करता हूँ। और फिर पहली बार इवान अपने बचपन की कहानी बताता है। जब मैं छोटा था, मैक ने मुझे अडॉप्ट किया था। उसकी वाइफ हेलन मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, मुझे हर जगह अपने साथ ले जाती। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैक ने मेरे साथ फोटो लेने का शो शुरू किया। लोग लाइन लगाकर बच्चों को मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं शरारती होने लगा, घर की चीजें तोड़ देता। हेलन तंग आ गई और एक दिन चली गई, कभी वापस नहीं आई। तब से मैक ने ही मेरा ख्याल रखा और फिर उसने ये सर्कस शुरू किया और मुझे इस केज में ले आया। मैं तब से यही हूँ, हमेशा के लिए। रूबी को कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती है। स्टेला धीरे से इवान को बुलाती है, इवान मेरा समय अब खत्म हो रहा है, मैं बस तुमसे एक वादा चाहती हूँ, रूबी का ख्याल रखना, उसे वो जिंदगी देना जो मुझे कभी नहीं मिली। मैं नहीं चाहती कि रूबी भी मेरी तरह पूरी जिंदगी एक केज में कैद रहे। इवान की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, मैं वादा करता हूँ, और कुछ ही पल में स्टेला हमेशा के लिए चली जाती है। इवान अंदर से टूट जाता है। अगले दिन सब जानवर स्टेला की मौत से दुखी होते हैं। अब स्टेला के बिना मैक रूबी को ट्रिक्स सिखाने में लग जाता है, लेकिन रूबी अभी बच्ची थी, वो धीरे धीरे सीख रही थी। पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी वह अपना पैर ठीक से उठा नहीं पाती। जूलिया समझ जाती है कि रूबी थक चुकी है। वो कहती है, डैड उसे आराम चाहिए, लेकिन मैक को जल्द से जल्द शो चालू करना था, इसलिए वो रूबी से सख्त हो जाता है। ये देखकर इवान के अंदर गुस्सा उठता है। रूबी भी घबरा जाती है और डर के मारे छींक देती है, जिससे मैक की विग उड़कर गिर जाती है। सबको पता चल जाता है कि मैक विग पहनता है। शर्मिंदगी में मैक वहां से चला जाता है। इवान तय कर लेता है, अब रूबी को यहाँ से निकालना ही होगा। इवान क्रेयॉन से की ड्राइंग बनाता है ताकि जूलिया उसे समझकर केज की चाबी ला सके। अगले दिन जूलिया आती है। इवान उसे ड्राइंग देता है। मैक भी वो ड्राइंग देख लेता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में नया आइडिया आता है। अगर मैं दुनिया को बता दूं कि इवान ड्राइंग बना सकता है तो शो फिर से फेमस हो जाएगा। वो तुरंत मीडिया को इवान के ड्राइंग फुटेज भेज देता है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सब इवान की कला देखने आए थे। मैक खुश है, लेकिन इवान नहीं, क्योंकि वो रूबी को आजाद करना चाहता है, न कि सबके सामने कला दिखाना। इसलिए जब मैक उसे सबके सामने ड्राइंग करने को कहता है, इवान मुंह बनाकर इनकार कर देता है। पूरे क्राउड के सामने मैक की बेइज्जती हो जाती है। शो खत्म होते ही मैक गुस्से में इवान को डांटता है। फिर उसे बोब दिखाई देता है, जो केज के अंदर सो रहा था। मैक केस्टेलो को आदेश देता है, इस आवारा कुत्ते को बाहर निकालो। केस्टेलो जाल लेकर बोब को पकड़ने आता है, लेकिन यहीं से इवान को एस्केप का तरीका सूझता है। केस्टेलो जैसे ही केज में आता है, इवान उसे जोरदार दहाड़ मारकर बेहोश कर देता है और उल्टा उसे ही केज में बंद कर देता है। इवान कहता है, रूबी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। रूबी खुशी से उछलती है, लेकिन कहती है, हमें बाकी जानवरों को भी साथ लेना चाहिए। इवान मुस्कुराता है, हाँ हम सब साथ चलेंगे। इवान सब जानवरों को लेकर मेन गेट तोड़ देता है और सब मिलकर रोड पार करके जंगल की तरफ भागते हैं। रास्ते में मर्फी का ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। एक कार उसे कुचलने वाली होती है, लेकिन इवान उसे बचा लेता है। सब जानवर जंगल की तरफ भागते हैं और इकट्ठा होकर खुशी मनाने लगते हैं। उधर केस्टेलो मैक को फोन करके बताता है, सारे जानवर भाग गए। मैक मॉल पहुंचता है और सामने जंगल देखकर समझ जाता है वे सब उधर ही गए होंगे। इवान और उसके दोस्त जंगल में पहुंचते हैं। सबको लगता है अब आजादी मिल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर पता चलता है जंगल बहुत छोटा है, पानी भी नहीं, सब कुछ सूखा और वीरान। सभी जानवर उदास हो जाते हैं। तभी मैक वहां पहुंच जाता है। इवान गुस्से से दहाड़ता है, लेकिन मैक शांत होकर कहता है, इवान रूबी यहाँ सुरक्षित नहीं है, ये जंगल असली घर नहीं है। इवान ये सुनकर रुक जाता है। वो रूबी को देखता है जो डरी हुई उसके पीछे छिपी है। रूबी की खातिर इवान मान जाता है और सब वापस मॉल लौट आते हैं। इवान रूबी से माफी मांगते हुए कहता है, मैं तुम्हें असली जंगल नहीं दिखा सका, मुझसे गलती हो गई। रूबी मासूमियत से पूछती है, इवान असली जंगल होता कैसा है? इवान गहरी सांस लेकर अपना बचपन याद करने लगता है। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे मम्मा पापा मुझे मड कहकर बुलाते थे, क्योंकि मैं हमेशा मिट्टी से कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता था। जब बाकी गोरिल्ला पेड़ों पर झूलना और फल तोड़ना सीख रहे थे, मैं जमीन पर बैठा हुआ घंटों अपने उंगलियों से ड्रॉ बनाता रहता था। पापा जानते थे मैं अलग हूँ, इसलिए वो मुझे मजबूत और डरावना बनना सिखाते थे, ताकि मैं जंगल में
अपना बचाव कर सकूं। मेरी एक छोटी बहन भी थी, टैग। वो बहुत प्यारी थी। हम दोनों हर वक्त साथ रहते थे। लेकिन एक दिन जब मैं चुपचाप ड्रॉ कर रहा था, शिकारी जंगल में घुस आए। सब गोरिल्ला पेड़ों पर चढ़कर भाग गए, लेकिन मुझे ये कौशल नहीं आता था। मेरे पापा ने मुझे अपनी जान पर खेलकर पेड़ पर चढ़ाया, पर शिकारी ने उन्हें मार डाला। उस दिन मैंने अपना परिवार आखिरी बार देखा था। रूबी और बोब दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इवान आंसू रोककर कहता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरफ पिंजरों की कैद में पलो। अगले दिन जूलिया इवान के लिए वाटर कलर्स लेकर आती है। वो कहती है, इवान, कल रात मैं भी सुन चुकी हूँ कि तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है कैसा लगता है कैद में रहना। मेरी मॉम भी बीमार है और एक कमरे में बंद रहती हैं। इसीलिए मैं ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि ड्राइंग में मैं अपनी दुनिया वैसी बना सकती हूँ जैसी मैं चाहती हूँ। वो अपनी मॉम के साथ पिकनिक वाली ड्राइंग दिखाती है। एक दिन मॉम बिल्कुल ऐसी ही ठीक हो जाएगी। जूलिया के जाने के बाद इवान को एक आइडिया आता है। वो जूलिया के दिए रंगों से अपने केज के बाहर वाले मिरर वॉल पर पूरी रात मेहनत करके एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पेंटिंग बना देता है। एक ऐसा जंगल जहाँ जानवर आजादी से जीते हैं, जहाँ कोई पिंजरा नहीं, कोई सर्कस नहीं। इवान चाहता था कि लोग ये पेंटिंग देखकर समझ जाएं, हम आजादी डिजर्व करते हैं। सुबह सुबह रिपोर्टर्स मॉल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि जानवर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैक बार बार कहता है, ये सब झूठ है, अफवाहें हैं। फिर शो शुरू होता है। इवान की बारी आते ही पर्दा हटता है और सामने दिखाई देती है इवान की अद्भुत जंगल वाली पेंटिंग। भीड़ तालियां बजाने लगती है। सब कहते, इवान एक महान आर्टिस्ट है। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि पेंटिंग के पीछे एक दर्द है, एक ख्वाहिश है, एक फ्रीडम की पुकार है। सिर्फ जूलिया समझ जाती है। शो के बाद जूलिया अपने डैड से कहती है, इवान ने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, उसने अपनी जिंदगी का सपना बनाया है। वो आजादी चाहता है, वो जंगल चाहता है, इसलिए वो केज से भागने की कोशिश कर रहा था। जॉर्ज चुप हो जाता है, क्योंकि जानवरों के बिना उसका शो बंद हो जाएगा। जूलिया कहती है, डैड, आपने हमेशा कहा था सही का साथ देना चाहिए। जॉर्ज सिर झुकाकर मान जाता है और जूलिया के साथ रिपोर्टर को असली सच बता देता है। न्यूज फैलते ही पूरा शहर उठ खड़ा होता है। इन जानवरों को जू भेजो, उन्हें असली जंगल चाहिए। इवान पहली बार उम्मीद महसूस करता है। मैक को भी समझ आता है कि वह गलत था। वो इवान के पास आकर कहता है, गुड बाय इवान, अब तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन इंतजार कर रहा है। और आखिरकार सभी जानवरों को अटलांटा जू में शिफ्ट कर दिया जाता है। जू में असली जंगल जैसा माहौल था, हरा भरा, खुला खुला, आजादी से भरा। वहाँ बहुत से गोरिल्ला थे। इवान पहली बार 20 साल बाद अपने जैसे गोरिल्ला परिवार को देखता है। उसकी आंखें भर आती हैं। अब वो अकेला नहीं था। रूबी भी अपने एलिफेंट हर्ड के साथ बहुत खुश रहती है। इवान उसकी आवाज सुनता है, मुस्कुराता है। उसने स्टेला से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।